नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष निबंध कैसे लिखें नामक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ और इसके लिए मैंने एक निबंध का सिलेक्शन किया है, जिसको सुनने के बाद, जिस पर डिस्कशन करने के बाद आप निश्चित रूप से निबंध लिख सकने में सफल होंगे। तो एक अच्छा निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, इसके विषय में यह पाठ है और उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ या वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा और इसी को ध्यान में रख कर के ये वीडियो मैंने बनाया है। तो देखते हैं निबंध कैसे लिखें। इसके लिए यह पाठ है, निबंध कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पाठ के लेखक के विषय में, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में है, उसके विषय में थोड़ी चर्चा करूंगा, जिससे कि विषय वस्तु और सरल हो सके। तो सबसे पहले ये देखिए लेखक के विषय में क्या लिखा है। निबंधकार, निबंध को जो लिखते हैं उन्हें बोलते हैं निबंधकार। तो हमारे निबंधकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्रीमान पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैड़ागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना आरंभ किया। सरस्वती नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं छपने लगी। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थीं। स्वच्छंदतावादी को अंग्रेजी में बोलते हैं रोमांटिक। तो रोमांटिसिज्म पर आधारित इनकी कविताएं थीं। स्वच्छंदतावादी का मतलब वो हुआ जो किसी नियम कानून को नहीं माने, जो अपने मन के हिसाब से चले, मतलब कोई बंधन को नहीं मानता हो, मूल वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित कर सके और जो पहले से परंपराएं हैं उनमें सुधार की गुंजाइश रखता हो, ऐसे व्यक्ति को साहित्य में हम कहते हैं स्वच्छंदतावादी। तो इन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना, क्रिटिसिज्म और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। अर्थात इनकी मृत्यु हुई 27 दिसंबर को, साल था 1971। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। अब बख्शी जी को अगर हम एक साहित्यकार के रूप में समझने का प्रयास करें तो सबसे प्रमुख बिंदु है इनके विषय में कि वो है कि द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे वे। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र शिष्ट हास्य व्यंग्य के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी
संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं और अनुवादों में इनके गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप है। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। बख्शी जी की कृतियों का विवरण इस प्रकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। जैसे निबंध संग्रह है इनका, उसमें प्रसिद्ध है प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्म वन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखड़े पन्ने, मेरा देश आदि। कहानी संग्रह में झलमला, अंजलि, आलोचना में है विश्व साहित्य। ये सब पुस्तकें हैं जो बख्शी जी के नाम पर प्रकाशित हैं। तो आलोचना में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य समीक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, विश्व साहित्य, प्रदीप, प्राचीन तथा अर्वाचीन मतलब आधुनिक कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन, समस्या और समाधान, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र आदि। यदि मैं लिखता, ये सब उनकी आलोचनाएं हैं। नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। उसमें अन्नपूर्णा का अनुवाद, मॉरिस मैटरलिंक के नाटक सिस्टर बीट्रिस का अनुवाद है। अन्नपूर्णा का अनुवाद, मॉरिस मैटरलिंक के नाटक सिस्टर बीट्रिस का अनुवाद है यह अन्नपूर्णा का अनुवाद। उन्मुक्ति का बंधन, मॉरिस मैटरलिंक के नाटक द यूजलेस डिलीवरेंस का अनुवाद है, वह उन्मुक्ति का बंधन। इस प्रकार से ये दूसरी भाषाओं से भी इन्होंने अनुवाद किया है। इस प्रकार से बख्शी जी एक प्रमुख साहित्यकार थे। ये तो उनके विषय में हमें जानकारी मिली। अभी कुछ और है। काव्य संग्रह में शतदल, अश्रुदल, पंचपात्र, उपन्यास कथा चक्र, भोला बाल उपन्यास है, वे दिन, ये भी बाल उपन्यास है। बच्चों के लिए भी उन्होंने उपन्यास लिखे। आत्मकथा संस्मरण, मेरी अपनी कथा जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। साहित्य समग्र में बख्शी ग्रंथावली, यह 8 खंडों में छपा हुआ है। बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। बख्शी जी की भाषा कैसी है? तो वह शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। संस्कृत के शब्दों की भरमार है। उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। संस्कृत के अलावा उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का भी बहुतायत प्रयोग इनमें है। उनकी भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली गंभीर, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक और स्पष्ट है। अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है। अब ये तो निबंधकार के विषय में हम लोगों ने देखा जो इस पुस्तक में छपा है। अब हम लोग देखेंगे पाठ के विषय में। क्या लिखूं एक पाठ का नाम है। इसमें आपको निबंध कैसे लिखना चाहिए या निबंध का विषय वस्तु, निबंध की कला क्या हो सकती है, कैसे लिखें कि निबंध हमें पूर्ण अंक दिला सके, हमें अच्छे निबंधकार की पदवी मिले, हम कैसे लिखें, इस पर यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखूं एक ललित निबंध है। ये ललित निबंध है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, जिसके विषय प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में बख्शी जी की सभी विशेषताएं सन्निविष्ट हैं। सन्निविष्ट मतलब निहित, शामिल। इस
पाठ में क्या लिखूं नामक निबंध में बख्शी जी की जो भी खूबियां हैं एक साहित्यकार के रूप में, एक विचारवान व्यक्ति के रूप में, वह सब इसमें हमें देखने को मिलेगा। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने दो विषयों पर निबंध की विषय सामग्री प्रस्तुत करने आदि का संकेत ही नहीं दिया है, वरन संक्षिप्त रूप में उन्हें प्रस्तुत भी कर दिया है। इस निबंध को पढ़कर निबंध के संबंध में जॉनसन की उक्ति का स्मरण हो आता है, निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग है, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र। इसमें बख्शी जी ने बताया है कि अच्छे निबंध के लिए लेखक को ठीक विषय का चुनाव करना चाहिए। तो ये देखिए जॉनसन की उक्ति है कि निबंध क्या है भाई, तो निबंध आप सोच के नहीं लिख सकते हैं। जॉनसन ने कहा कि निबंध मन का आकस्मिक, जो अकस्मात जो विचार कभी कभी आते हैं मन में, अकस्मात विचारों का झंझावात शुरू हो जाता है, कभी कभी ऐसी प्रेरणा भीतर से मिलती है कि लगता है कि हमें लिखना चाहिए, तो जो विचार एकाएक मन में पैदा होता है वह कभी कभी अनियंत्रित होता है। मन में विचार उठते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि भाई विचार जो आपके मन में आएंगे वो बिल्कुल नियंत्रित होंगे। वो कभी कभी वो सीमाओं को नहीं मानते, उच्छृंखल होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, जिसे हम अपनी बुद्धि से, विवेक से उसे नियंत्रित करते हैं, उसे अनुशासित स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि जॉनसन की उक्ति से मिलता जुलता विचार है बख्शी जी का निबंध के विषय में, कि इसमें बहुत सोच समझ के आप लिख दीजिएगा निबंध तो अच्छा हो जाएगा, नहीं है। निबंध में तो मुख्य विषय वस्तु है उसका विषय ही, टॉपिक अच्छा होना चाहिए। टॉपिक अच्छा होगा तो निबंध पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा ही, और जो आपके मन में विचार आता है उस विचार को आप लिखिए, स्पष्ट रूप से लिखिए। बहुत ज़्यादा शैली के विषय में सोचना, कलात्मक प्रस्तुति के विषय में सोचना, ये थॉट आपके कितने महान हैं कि नहीं हैं, ये सब बाद की बातें होती है। एक्चुअली होती है कि मन में प्रेरणा आई, कोई विचार ऐसा कौंधा और व्यक्ति ने उसको कलमबद्ध कर दिया, तो वो निबंध हुआ। ठीक है, मतलब बहुत सोच विचार करके आप लिख लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास विचारों का स्टॉक होना चाहिए, और वो विचार कभी कभी अकस्मात ही पैदा होते हैं जो मनुष्य को प्रेरित करते हैं कुछ लिखने के लिए, कुछ करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे पाठ में क्या है। तो पाठ का नाम है क्या लिखूं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये निबंध के विषय में है, क्या लिखूं। निबंध की परिभाषा समझिए, निबंध का विषय वस्तु समझिए, निबंध के विषय में सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और अगर आप इसके आधार पर अपना निबंध प्रस्तुत करेंगे कहीं पर भी, लिखित रूप में या मौखिक रूप में, तो निश्चित रूप से आपके निबंध प्रभावकारी होंगे। ठीक है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। श्रीमान एजी गार्डिनर ये अंग्रेजी भाषा के महान व्यक्तित्व हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इनका कहना है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए, हैट टांगना है, अगर दीवार में खूंटी ठोकते हैं लोग, तो दीवार में टांगने के लिए खूंटी हो और टांगने के लिए टांगना हैट को है, तो क्या उसमें स्थिति होती है वह देखा जाए। वो है कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। आपको हैट टांगना है तो कैसी भी कोई भी खूंटी हो उसमें आप उसको रख दीजिएगा, उस पर आप
उसको हैंग कर दीजिएगा। तो उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। मतलब खूंटी प्रमुख नहीं है, हैट प्रमुख है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। मतलब मन में विचार उठता है तो प्रभावकारी, प्रभावोत्पादक विचार होंगे तो निश्चित रूप से सुनने वाले को, पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा, वो आपकी प्रतिभा की कदर करेंगे। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में, वास्तविकता में, यथार्थता मतलब वास्तविकता में, असलियत में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। ये नमिता और अमिता एक काल्पनिक नाम है जो उन्होंने अपने पाठकों के लिए दिया है। मान लीजिए नमिता और अमिता नामक कोई छात्रा है जिन्होंने इनसे फरमाइश की है निबंध के लिए। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं मतलब जो वस्तु दूर से नज़र आती है, जो आपके पास नहीं है, वह वस्तु अच्छी मालूम पड़ती है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ढोल बजता है कहीं दूर पर, डिस्टेंस पर, तो उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, सुहाना लगता है। इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और इन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है। विरोध विज्ञों में, विज्ञ मतलब जानकार, अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है, और विज्ञ मतलब जो सर्वज्ञ है। तो बहुत बड़े जानकार को बोलते हैं विज्ञ, यह विज्ञ आदमी है। तो बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है। उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? इतनी बड़ी बात जिस पर बड़े बड़े विद्वानों में भी मतभेद है, उसे केवल 5 पेज में लिख दिया जाए, क्या यह संभव है? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। निबंध शास्त्र के आचार्य, जो लोग ऐसे कैसे लिखें इसको जानते हैं, हाउ टू राइट ऐसे, तो उनके क्या विचार हैं निबंध लेखन के विषय में, पहले उसको जानते हैं। सैद्धांतिक स्थिति क्या है, निबंध शास्त्र के जानकार लोगों ने निबंध के विषय में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, पहले उनकी बात करते हैं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध, आइडियल ऐसे होता क्या है क्या, और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखीं। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। चलिए भाई, एक विद्वान है, उन्होंने बताया कि निबंध छोटा होना चाहिए, साइज उसका छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन मतलब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यह तो सच है, जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो आदमी जिस विषय का पढ़ा लिखा होता है, ज़्यादा जानता है, उसी के संबंध में विचार उसके मन में आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी।
यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। नाउ राइटर इज गोइंग टू राइट हिमसेल्फ। राइटर लेखक ने बताया, निबंधकार महोदय ने बताया कि बहुत कुछ पढ़ लेने से आप अच्छा निबंध लिख देंगे, यह नहीं है। एक आधार जरूर मिलता है पढ़ने से, लेकिन मौलिक बात होनी चाहिए। विचार जब तक आपके मन में नहीं होंगे तब तक आप अच्छी फसल नहीं काट पाएंगे। ठीक है। विज्ञों का कथन है, जानकार लोगों का विचार है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख देने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। लेख लिख दिया, उसका रियल टॉपिक क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, ये तो भाई यह भी एक मुश्किल कार्य है। तो उन्होंने बताया था एजी गार्डिनर ने कि भाई मैं लिख देता हूँ, वे लिख देते हैं, लिखने के बाद में अपने मित्रों पर छोड़ देते हैं कि इसका टाइटल क्या हो। इस बात की पुष्टि में उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी, विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के महान साहित्यकार हैं, जिनके नाटकों की पूरे विश्व में चर्चा होती है, तो शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण अपने एक नाटक का नाम उन्होंने रखा तुम जैसा चाहो, एज यू लाइक इट। ये एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ नाटक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ जैसा तुम चाहो। तो लेखक महोदय ने, बख्शी जी ने उन पर समझिए कि ये व्यंग्यात्मक बात की है कि विलियम शेक्सपियर ने जैसा तुम चाहो ये शीर्षक दे करके, ये शीर्षक देने में जो कठिनाई होती है, इसी समस्या को हाईलाइट किया है। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए प्रवाह मतलब फ्लुएंसी, जो कहने वाला कहता हो तो सुनने वाला एक ही बार में उसमें सुन सके, उसको लगे कि आपने जो भी कहा वो किसी एक ही टॉपिक के विषय में कहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ्लुएंसी हो, लगातार उसको बहते रहना चाहिए, मतलब प्रवाह होनी चाहिए। तो इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हों। निबंधकारों का विचार है कि निबंध लिखिए तो वाक्य भले ही छोटे छोटे हों पर वे एक दूसरे से संबद्ध हों, एक दूसरे के भाव से जुड़े हुए हों। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर, टीचर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठें कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। वाणभट्ट जो महान लेखक थे, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी, कादम्बरी किताब है, उसकी रचना की वाणभट्ट ने, तो वाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। छोटे छोटे वाक्य, प्रभावकारी वाक्य, एक दूसरे से संबद्ध वाक्य। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए। अब ये व्यंग्यात्मक बात है यहाँ पर कि वाक्य जो आप लिखें उसमें अस्पष्टता हो, मतलब क्लियर नहीं हो, सामने वाले को साफ साफ समझ में नहीं आवे। क्यों? क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता, डिफ़िकल्टी जो होती है समझने में, गांभीर्य ला देती है। जब आप किसी बात को समझेंगे नहीं तो आप गंभीर हो जाएंगे। तो ये कितना बड़ा व्यंग्य है लेखकों की शैली पर कि भाई आपको लिखना है सहज सरल, जो सामने वाले की समझ में आवे। आप डिफ़िकल्ट लिख देते हैं। तो उन्होंने व्यंग्य के रूप में कहा बख्शी जी ने कि उससे गंभीरता आती है, गांभीर्य ला देती है।
इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी जो अज्ञों से न सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है। कविता ऐसी लिख दी है कि वो मूढ़ आदमी उसको पढ़ ही न सके। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? मतलब अलंकार, मुहावरा, लोकोक्तियाँ ये लिखने से पढ़े लिखे लोग भाषा को समझ पाते हैं, लेकिन जो आम जन है, जिसके पास में जानकारी कम है, जिसका अध्ययन कम है, वो कैसे समझेगा इसको? तो ये बहुत बड़ा कटाक्ष है उन लेखकों पर जो भाषा को डेकोरेट करते हैं, जो भाषा को सजाने संवारने के चक्कर में उसको दुरूह बना देते हैं, उसको कठिन बना देते हैं। ऐसे ऐसे अलंकार, ऐसे ऐसे मुहावरे, ऐसी ऐसी लोकोक्तियाँ होती हैं कि पढ़ने वाले को उसका मीनिंग समझ में ना आवे। तो फिर साहित्य की यहाँ सीमा हो जाती है। लेखक ने इसको व्यंग्य के रूप में कहा कि भाई कि चलिए, लोग आपको समझेगा कि आप बहुत गंभीर आदमी हैं, ऐसी बात लिख रहे हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यह कहीं ना कहीं व्यंग्य है, क्योंकि साहित्य की महानता इस बात में है कि आप जो भी लिखें, निबंध जो भी लिखें, वो सामने वाले पाठक को, पढ़ने वाले को सहज समझ में आवे। ऐसा नहीं है तो आप अच्छे निबंधकार नहीं हैं, भले ही आप कितना भी अलंकार, मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग करके कितनी भी अच्छी भाषा क्यों ना आप लिखें। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। श्रीमान मॉन्टेन ऐसे स्टाइल के जनक माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। मतलब भाषा पहले से नहीं थी, मेरे जो विचार हुए उनको मैंने लिखने का साधन बना लिया, उसे हमने भाषा की संज्ञा दी। अर्थात मेरे दोस्तों, ग्रामर पहले से नहीं बनाया गया, ग्रामर तो हमने बाद में बनाया। भाषा का विकास बाद में हुआ। मनुष्य का जन्म भाषा के विकास से पहले है। मनुष्य के लिए ही न भाषा है। भाषा जनोपयोगी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि नियम कानून के नाम पर हम इंसानों की बलि चढ़ा दें। बात हमें कहना है तो बात हम कहेंगे। हमारी भाषा शैली हो सकती है कि पहले वाले लोगों से बिल्कुल अलग हो। तो ये है स्वच्छंदतावादी विचारधारा, जो कहीं ना कहीं ये महान लेखक जो निबंधकार भी हैं हमारे, जिनके विषय में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उनका यही विचार है। विचार प्रमुख है, शैली प्रमुख नहीं है। उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, दे एक्सप्रेस्ड रियलिटी इन देयर लिटरेचर। उन्होंने अपने साहित्य में वास्तविकता को अभिव्यक्ति दी। जो उन्होंने देखा, जो पाया, उसको लिखा। पहले वाले ने क्या देखा, क्या पाया, इससे मतलब नहीं है। हमें जो दिखाई देती है वो दुनिया में है, हमें जो दिखाई नहीं देती है, दूसरों को दिखाई देती होगी, उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये कहने का मतलब है मैंने जो देखा, जो पाया, वो मैंने लिखा। तो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, इसमें हाई क्लास का इमेजिनेशन भी नहीं रहता है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। लेखक ने अब तक फरमाया कि हमने जो देखा उसको लिखना हमारा कर्तव्य है। अब वो लीगल है, इलीगल है, बात ये भी होगी, मोरल है, इमोरल है, नैतिक है कि अनैतिक है, ये समझदारों का काम है, वो बताएंगे, टिप्पणीकार टिप्पणी करेंगे उस पर। लेकिन हमने जो विचार हमारे मन में पाया, जो मेरे अंदर जो विचार उठा, हमने उस विचार को अभिव्यक्ति दी, तो ये हमारे तरफ से ही हमारा निबंध हुआ। मुझे अमीर खुसरो की ये कहानी याद आई। अमीर खुसरो महान आदमी, महान साहित्यकार। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं।
पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मतलब चारों शब्द इसमें आ गए। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से दो चिड़िया मार लूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं ढोल की आवाज़ से, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। नज़दीक से ढोल की आवाज़ सुनेंगे तो वो जोरदार आवाज़ आपको कर्कश मालूम पड़ेगी, दूर के लोगों को वो मधुर मालूम पड़ेगी। इसीलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं ये कहा जाता है, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। जो तरुण मतलब युवा, तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वृद्ध लोग अपने बचपन की याद, जवानी के दिनों की याद बहुत मस्ती में करते हैं, मज़ा ले लेकर करते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, बीते हुए समय के विषय में सोचते रहते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। कोई प्रेजेंट में नहीं जीता है, वर्तमान में नहीं जीता है। किसी को अपना पहले का समय अच्छा लगता है, किसी को आने वाला दिन सुहावना मालूम पड़ता है। इस प्रकार से वर्तमान में आप जिएंगे नहीं तो क्या पाएंगे। जीना तो आपको वर्तमान में है। वर्तमान में अगर आपको पिछले की समय की याद आ रही है, अतीत की याद आ रही है, और अगर आप भविष्य के विषय में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वर्तमान आपका बेकार हो ही जाएगा। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब होगा। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा।
दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्नोत्तर के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर अच्छा लगता हो मेरे दोस्तों, प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।